हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 11th ऑनबिल का चैप्टर नंबर 2 जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर। सबसे पहले टाइटल का मतलब समझते हैं। टाइटल का मतलब है अगर हम अपनी फैमिली के साथ हैं तो हमें मौत का भी डर नहीं लगता। ये चैप्टर हमें करेज, टीम वर्क, फैमिली बॉन्डिंग और पॉजिटिव थिंकिंग के इम्पोर्टेंस सिखाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये गॉर्डन कुक की रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। स्टोरी जुलाई 1976 से शुरू होती है। नरेटर गॉर्डन कुक, जो एक 37 साल का बिजनेसमैन था, अपनी वाइफ मैरी, 6 साल के बेटे जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजैन के साथ प्लेमाउथ इंग्लैंड से वर्ल्ड टूर के लिए निकलता है। इनका ड्रीम था कि ये कैप्टन जेम्स कुक के 200 साल पहले वाले राउंड द वर्ल्ड वॉयेज को रिपीट करें। ऑथर बताता है कि उसने और मैरी ने 16 साल तक ब्रिटिश वाटर्स में अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को ऑन किया, यानी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बने। उनकी शिप का नाम था वेव वॉकर। ये 23 मीटर लंबी और 30 टन की वुडन हल्ड शिप थी जो प्रोफेशनली बिल्ड की गई थी। जर्नी से पहले उसको रफ वेदर में भी टेस्ट किया गया था। उनकी टोटल जर्नी 3 साल और 1,05,000 किलोमीटर्स की थी। पहला पार्ट स्मूथली कंप्लीट हुआ और ये लोग अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए केप टाउन पहुंच गए। केप टाउन से निकलते वक्त उन्होंने 2 एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स को ज्वाइन किया, लैरी विगल जो अमेरिकन था और हर्ब स्टीगल स्विस, क्योंकि अब उन्हें सदर्न इंडियन ओशन क्रॉस करना था जो दुनिया के एक सबसे डेंजरस सीज में से एक माना जाता था। केप टाउन से निकलने के सिर्फ 2 दिन बाद स्ट्रॉन्ग गेल्स चलना शुरू हो गई। गेल मतलब बहुत तेज हवा। ऑथर कहता है कि उसे हवा से इतना डर नहीं था, लेकिन 15 मीटर ऊंची वेव्स जो उनकी मेन मास्ट जितनी ऊंची थी, उन्हें देखकर वो भी टेंशन में आ गए थे। 25 दिसंबर को ये लोग केप टाउन से 35 किलोमीटर ईस्ट में थे। वेदर बहुत खराब था, फिर भी फैमिली ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। 1 जनवरी को सबको लगा कि वेदर इंप्रूव होगा, लेकिन ऑथर कहता है इट डिड चेंज फॉर द वर्स, मतलब वेदर और भी डेंजरस हो गया। 2 जनवरी की सुबह वेव्स बहुत जाइजेंटिक हो गई। शिप सुपर सिर्फ स्ट्रोम जिप की हेल्प से चल रही थी और स्पीड लगभग 8 नॉट्स थी। सिचुएशन डेंजरस देखकर गॉर्डन ने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए। स्टॉर्म जीप ड्रॉप किया, हैवी मॉर्निंग रॉब्स बांधी ताकि स्पीड कम हो, सब सामान डबल लैश किया, लाइफ राफ्ट ड्रिल की, सबने लाइफ जैकेट्स और ऑयल स्किन पहने, लाइफ लाइन्स अटैच की। शाम के 6 बजे अचानक हवा बिल्कुल बंद हो गई। बुक इसे ओमिनियस साइलेंस कहती है, यहाँ यानी बुरी घटना का सिग्नल देने वाली खामोशी। अचानक गॉर्डन को एक बहुत बड़ा क्लाउड दिखा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो क्लाउड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वर्टिकल वेव थी जो बाकी वेव से लगभग डबल हाइट की थी। वेव शिप पर टूट पड़ी, गॉर्डन का सर वेल से टकराया और वो समुद्र में गिर गया। उसने सोचा कि अब वो मर जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ लाइन उसे वापस शिप तक ले आई। उसकी रिब्स क्रैक हो गई, दांत टूट गए और मुंह खून से भर गया। फिर भी उसने स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ा। इसी से उसका करेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई देता है। तभी मैरी चिल्लाती हुई आई, वी आर सिंकिंग। डेक टूट चुका था और शिप के अंदर पानी भर गया था। लैरी और हर्ब कंटिन्यूसली पंप चला रहे थे। शिप का स्टारबोर्ड साइड यानी राइट साइड बुरी तरह डैमेज हो चुका था। सबसे पहले गॉर्डन बच्चों के पास गया। दोनों बच्चे सेफ थे। सू के सर पर बड़ा बम था, लेकिन उस वक्त गॉर्डन के पास इमोशनल होने का टाइम नहीं था। उसने हैमर, स्क्रूज और कैनवास की हेल्प से शिप का बड़ा होल्स को टेम्परेरी रिपेयर किया ताकि पानी कम अंदर आए। थोड़ी देर बाद हैंड पंप्स डेब्रीज की वजह से ब्लॉक हो गए और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। 2 स्पेयर पंप्स भी वेव समुद्र में ले गई। साथ ही फॉरेस्ट्री सेल, जिब, डिंजेस और मेन एंकर भी खो गए। फिर गॉर्डन को याद आया कि चैट रूम के फ्लोर के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा है। उसने उसे कनेक्ट किया और वो काम करने लगा। पूरी रात सब लोग सिर्फ 3 काम करते रहे, पंपिंग, स्टीयरिंग और मेडे कॉल्स भेजना। मेडे इंटरनेशनल इमरजेंसी कॉल होती है, लेकिन किसी शिप ने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि वो ओशन के बहुत रिमोट एरिया में थे। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब गॉर्डन देखता है कि सू के सर के पास स्वेलिंग बहुत बढ़ गई है और उसके हाथ पर डीप कट भी है। जब गॉर्डन पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो सू कहती है, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। सोचो स्टूडेंट, सिर्फ 7 साल की बच्ची खुद इंजर्ड है, फिर भी अपने पेरेंट्स की टेंशन नहीं बढ़ाना चाहती। 3 जनवरी को लगभग 15 घंटे की स्ट्रगल के बाद पानी कंट्रोल में आ गया, लेकिन जब गॉर्डन ने शिप इंस्पेक्ट की तो उसने देखा कि लगभग सारे मेन रिब
फ्रेम्स टूट चुके थे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचना अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैप देखकर उसने डिसाइड किया कि वो ई एम्स्टर्डम नाम के छोटे फ्रेंच साइंटिफिक आइलैंड की तरफ जाएंगे। बुक इस आइलैंड को पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन कहती है। 4 जनवरी को 36 घंटे की कंटिन्यूस पंपिंग के बाद पानी ऑलमोस्ट निकल गया। मेन मास डैमेज होने की वजह से वो सिर्फ स्टॉर्म जीप उसे यूज कर पा रहे थे। मैरी को कॉर्न बीफ और क्रैकर्स बिस्किट मिले और 2 दिन बाद सबने पहली बार कुछ खाया। लेकिन शाम तक एक और स्टॉर्म आ गया। 5 जनवरी को सिचुएशन फिर डेंजरस हो गई। तब जोनाथन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? और फिर चैप्टर की सबसे फेमस लाइन बोली, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वो कहता है अगर हम साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। ये सुनकर गॉर्डन और भी मोटिवेट हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो लास्ट तक फाइट करेगा। उसने हैवी नायलॉन रोप और 2 प्लास्टिक बैरल्स की हेल्प से इम्प्रूव्ड सी एंकर बनाया। 6 जनवरी को वेदर थोड़ा इम्प्रूव हुआ। गॉर्डन ने सेक्सेंट, स्पेयर कंपास, विंड स्पीड और ओशन करेंट्स की हेल्प से अपनी लोकेशन कैलकुलेट की। इसी बीच सू ने एक कार्ड दिया जिसमें लिखा था, थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कार्ड गॉर्डन को मेंटली स्ट्रांग बना देता है। दोपहर 2 बजे उसने लैरी को 185 डिग्रीज का कोर्स फॉलो करने को कहा और बोला अगर लक साथ हुआ तो 5 बजे आइलैंड दिख जाएगा। शाम को जब गॉर्डन नींद से उठा तो उसे लगा कि शायद आइलैंड मिस हो गया। लेकिन जोनाथन आता है और बोलता है कि डैडी मुझे क्या हक मिल सका है। तब वो कहते हैं कि मुझे अब ये हक क्यों मिल रहा है। तब सू और जोनाथन बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे डैड हैं और उससे भी अच्छे कैप्टन हैं। उसके बाद वो जोनाथन एंड सू एक्साइटमेंट में बोले, डैडी यू फाउंड द आइलैंड। गॉर्डन डेक पर गया और उसने इल एम्स्टर्डम देख लिया। उसके लिए वो छोटा सा वॉल्केनिक आइलैंड दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था क्योंकि उसने उनकी जान बचा ली। अगली सुबह आइलैंड के 28 लोगों ने उनको वेलकम किया और उन्हें सेफ्टी शोर ले गया। आखिर में गॉर्डन, लैरी और हब की ऑप्टिमिज्म, मैरी की करेज, सू की मैच्योरिटी और जोनाथन की फैमिली लव को याद करते हैं। इस टाइम वो यही देख रहा था कि कैसे हर्ब और लैरी पूरी जर्नी में उनके साथ थे, मैरी कैसे उनका साथ निभाती है और एक उनकी बेटी सू जिसके बाद में ऑपरेशंस होते हैं वो अपना दर्द छुपाती है और उनका बेटा जो मरने से नहीं डरता था। इस चैप्टर से हमें मैसेज मिलता है। ये चैप्टर में सिखाता है कि करेज, टीम वर्क, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑप्टिमिज्म और फैमिली यूनिटी की हेल्प से इंसान सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर सकता है। और याद रखिए, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। थैंक यू बच्चों।